हमने जो कल स्टोरी बीच में छोड़नी पड़ी थी वो ये थी कि एक बंदा इधर से चला था अपने घर से, और अपने घर से चल के वो यहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचना चाह रहा था। अभी रास्ते में हनुमान मंदिर पे ही था तो घर से फ़ोन आया था कि कितनी स्पीड से चल रहे हो। तो उसने स्पीडोमीटर देख के बोला था 30 किलोमीटर पर आवर। तो डेट वॉज इंस्टेंटेनियस स्पीड। और फिर हमने पूछा कि भाई नहीं, ये बताओ कि क्या वो पूरा टाइम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला होगा। तो हमारा जवाब था नहीं, कभी बीच में स्पीड बढ़ गई होगी, कभी घट गई होगी, डिपेंडिंग ऑन द रश। अब जब कभी बढ़ गई कभी घट गई डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ रश, तो फिर क्या स्पीड थी, एवरेज बात करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ तक से यहाँ तक का डिस्टेंस मेजर किया, इट वाज 9 किलोमीटर्स, और सपोज टाइम टेकन वाज 9 मिनट्स। तो 1 किलोमीटर पर मिनट आया, और हमने उसे पर आवर में बदलना चाहा तो 60 किलोमीटर पर आवर। तो दिस वाज द एवरेज स्पीड, हाँ या नहीं। अब जिसे हम एवरेज स्पीड कह रहे हैं, क्या वो 11 बजे से 11 ओ क्लॉक से 11:09 तक के दौरान की एवरेज स्पीड है? हाँ, 11 बजे से 11:09 के बीच की तो एवरेज स्पीड है वो। तो क्या वो एक इंटरवल है? तो जिस वक्त हमने एवरेज स्पीड की बात की है उस वक्त हम कह रहे हैं कि इंटरवल रहा, और वो इंटरवल कैसा कुछ कह सकता हूँ मैं। फाइनली आप जहाँ थे माइनस इनिशियली, तो इनिशियली मैंने माना 1 मिनट के लिए 0, फाइनली मैंने माना कितना चल चुके 9 किलोमीटर। तो हमने, और यहाँ पे क्या इनिशियल फाइनल टाइम क्या था 11:09, और इनिशियल टाइम क्या था 11 ओ क्लॉक। इस फाइनल की जगह हमने क्या डाला था, बोलो। इस फाइनल की जगह हमने क्या डाला था 9, और इनिशियली हम नहीं चले थे तो इनिशियली की जगह क्या डाला था 0। ऐसे ही तो निकाला था हमने। तो अगर मैं रिएक्शन के टर्म्स में आ जाऊँ, तो जब मैं शुरू होऊंगा क्या उस वक्त कुछ कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट्स की? सर जो नो सर कह रहे हैं वो जरा ध्यान दो। जब मैं शुरू होऊंगा बीकर में ए और बी नाम के 2 रिएक्टेंट्स सपोज मेरी रिएक्शन में है, तो क्या उस वक्त ए और बी की कोई कंसंट्रेशन नहीं होंगी? बोलो सर, जो नो कह रहे थे, एक बॉय कह रहे थे ना। तो अंदर उस बीकर में आप रॉ मटेरियल डालोगे, रिएक्टेंट्स डालोगे, तभी तो रिएक्शन शुरू होगी। तो इसका मतलब वहाँ ए भी होगा और बी भी होगा, तो ए की कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। तो अब वो ए की कंसंट्रेशन जैसे 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 टाइम बीतता जाएगा बढ़ती जाएगी, घटती जाएगी, कम होती जाएगी। तो मान लेते हैं 11 बजे आपने रिएक्शन शुरू किया, और जब 11 बजे रिएक्शन शुरू किया उस वक्त ए की कंसंट्रेशन ऐसी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 5 थी, और जब 11:09 पे आप रुके उस वक्त ए की कंसंट्रेशन 2 रह गई थी। तो यहाँ पे मेरा एवरेज रेट क्या निकालूंगा मैं, एवरेज रेट क्या ये होगा C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, और C2 की जगह 2, C1 की जगह 5, और T2 की जगह 11, 9, और यहाँ 11। लेकिन इससे रिजल्ट नेगेटिव में आ रहा होगा। कल इतनी बात तो हो गई थी, और रिजल्ट नेगेटिव ना आए तो हम क्या करते थे, क्योंकि रेट तो कभी भी नेगेटिव होते नहीं है, तो हम यहाँ अपनी जेब से माइनस लगा देते थे। और यहाँ पे अपनी जेब से माइनस लगाने से बेनिफिट क्या हुआ कि रिजल्ट जो आया वो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो अब ये ध्यान दो, ये जो रेट है ये मैंने पहले लिख दिया, ये एवरेज रेट या नहीं, ड्यूरिंग द इंटरवल फ्रॉम 11 o'clock टू 11:09, ड्यूरिंग द इंटरवल फ्रॉम 11 o'clock टू 11:09। अब जो मैं बात बोलूँगा ये जिनकी मैथ स्ट्रॉन्ग है उन्हें समझ आ रही होगी, और जिनकी नहीं है उन्हें नहीं आ रही होगी। कोई इशू नहीं अगर नहीं भी आती तो, क्योंकि पेपर वाला पूछ ही नहीं सकता। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ C2 माइनस C1 को, क्योंकि वो C2 C1 किसकी कंसंट्रेशन थी एक ही, तो इसलिए मैंने बोल दिया चेंज इन कंसंट्रेशन। बोलो माने क्या? अब आप ध्यान दो, अगर मेरे से कोई पूछे इंस्टेंटेनियस रेट, क्या पूछ रहा, इंस्टेंटेनियस रेट यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या था वो इंस्टेंट 11:09। कल वाली स्टोरी से लिंक कर लेना, 11:09 अभी तो फोन आया था घर से, किस स्पीड से चल रहे हो, आपने फौरन क्या देखा, स्पीडोमीटर में था 30 किलोमीटर पर आवर, हाँ या नहीं। लेकिन मानो बाइक में जो स्पीडोमीटर है वो ख़राब है, और आपसे फ़ोन पे पूछा गया कि रेट बताओ, स्पीड बताओ अपनी, तो आपका जवाब क्या है कि जी मैं कैसे बताऊँ, मैं नहीं बता पा रहा। तो ऑटोमेटिकली मैथमेटिकली सोचें कि 11:09 पे कंसंट्रेशन कितनी है, लिखा तो है 2, और टाइम कितना है 11:09। तो ये जो आया इंस्टेंटेनियस रेट या नहीं,
दोबारा सोचो, बाइक की टर्म्स में पहले सोच लो। जब यहाँ से आपसे फ़ोन आया कि भाई क्या स्पीड से चल रहे हो, तो उस वक्त आप यहाँ तक कितना चल चुके थे? तो आपने डिस्टेंस घर से देखा, यहाँ का डिस्टेंस मान लीजिए वहाँ माइलस्टोन लगा था जिस पे लिखा था 9 किलोमीटर, आपने वहाँ से देखा 9 और घड़ी में देखे थे 11:09, तो ये 11:09 इंस्टेंटेनियस रेट या नहीं? तो जवाब है ना, ये इंस्टेंटेनियस रेट है इन टर्म्स ऑफ बाइक, ना ये इंस्टेंटेनियस रेट है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। क्यों? रेट की डेफिनेशन देखो, हमने कल क्या लिखी, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो K2 जो है ये चेंज इन कंसंट्रेशन है या चेंज्ड कंसंट्रेशन है? ये 9 जो है ये तो एक बार को चलो डिस्टेंस ट्रेवल्ड या चेंज इन डिस्टेंस दोनों समझ जगह फिट बैठ रहा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू 11 o'clock देखे तब है ना चेंज इन डिस्टेंस, तो मान गए? तो हमारी डेफिनेशन तो फिट नहीं बैठ रही, चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम वाली बात तो आई नहीं रही, और टाइम तो स्पेशली बहुत ही दिक्कत कर रहा है, ये तो वन टाइम एक सिंगल टाइम है, चेंज इन टाइम तो हुआ ही नहीं। तो मैथ्स में थोड़ा बहुत डिफरेंशियल बढ़ाया, तो देखना डिफरेंशियल का मतलब ये होता है क्या, अगर मैं इसमें बोल दूं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, तो ये जो माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी था, इसे मैं ये लिख सकता हूँ क्या, करते तो होते थे मैथ्स वाले ऐसा जादू। अभी ये जादू मेरे समझ नहीं आया मैथ्स पढ़ाते हुए, पूरे 2 साल जब मैथ्स पढ़ी थी 11th-12th में, क्वेश्चंस हो जाते थे, मार्क्स भी पूरे आ जाते थे डिफरेंशियल में। 11th-12th में आई थी ना शायद डिफरेंशियल, और उससे पहले फिजिक्स में आनी शुरू हो गई थी थोड़ी थोड़ी। तो क्या ये जादू है देखना, शायद मैथमेटिकली जिनका वीक रह गया वो उन्हें भी पकड़ में आ जाए, और जिन्हें आता है तो ठीक है ही। डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 का क्या ये मतलब नहीं हुआ कि इंटरवल बहुत ही छोटा है? T2 माइनस T1 को ही तो हम डेल्टा टी कह रहे हैं, T2 माइनस T1 को ही तो हम डेल्टा टी कह रहे हैं। अगर ये T2 माइनस T1 में मान लीजिए T2 है 11:09 था अभी हमारा, और T1 हो जाए 11:009, तो क्या इंटरवल डेल्टा टी नाम का इंटरवल क्या बहुत ही छोटा हो गया? मैथ्स लगाओ इनको सेपरेट करके, और अगर मैं ये कर दूं तो क्या हम नहीं कह रहे इंटरवल डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 जैसा सीन हो गया? अभी किसी का मन ना मान रहा हो तो डेसिमल के बाद 4 0 लगा के फिर 9 लिख लेना, ठीक है? तो अगर मैं यही वाला सीन पकड़ रहा हूँ तो 11:09 पे कंसंट्रेशन कितनी है? 2, बोलो है या नहीं? 11:09 पे कंसंट्रेशन 2 थी या नहीं थी? 11:09 पे कंसंट्रेशन कितनी थी यहाँ की? मैंने लिखी क्या पहले अब तक की स्टोरी में? लेकिन ये पक्का है जब मैं शुरू हुआ था तो 5 से शुरू हुआ था, और अब 11:09 पे वो 2 आ चुकी, तो 11:00:09 इससे थोड़ा पहले होगा ना, ये वाला टाइम इससे थोड़ा पहले होगा ना, 11:09 से। नहीं आ रहा तो बोलो सर, जिन्हें 9 है वो बोलो, 11:09 पहले बजेंगे घड़ी में या 11:00:09 पहले बजेंगे? मान गए? तो उस वक्त जो कंसंट्रेशन है वो 2 से थोड़ी, बोलो 2 से थोड़ी उड़ गए ना, देखो कम के नाम भाई, 5 से घटते 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 2 आ रहे हो ना, तो 2 जिस टाइम पे 2 हुई उससे पहले ठीक 2 से थोड़ी ज़्यादा रही होगी नहीं, 5 से 4 हुई होगी, 4 से 3 हुई होगी, 3 से 2.5 हुई होगी, फिर 2.1 हुई होगी, हाँ नहीं? खुशी जी बोलिए। तो ये टाइम टी पर 2 से थोड़ी ज़्यादा होगी, थोड़ी ज़्यादा में 1 मिनट के लिए मान लो इतनी थी, 1 मिनट के लिए मान लो इतनी थी या नहीं? तो अब हमारा इंटरवल कैसा है? टेंडिंग टू 0, और ये C2 माइनस C1 भी कैसी है? बहुत छोटी सी, टेंड्स टू 0 तो है लेकिन 0 तो नहीं है। तो अब हमारा इंटरवल बहुत छोटा है क्या? तो क्या बहुत छोटे छोटे होते इतना छोटा है कि लगभग इसका डिफरेंस 0 के इक्वल है, लगभग, और टाइम का डिफरेंस लगभग 0 है, तो उसी को तो इंस्टेंट कहते हैं। 11 से 11:09 तक आ गए तो इंटरवल हो गया, और 11 ही बजे पे खड़े हैं या 11:09 पे ही खड़े हैं तो ये तो इंस्टेंट हो गया। तो दिस इज इंटरवल एंड दिस इज इंस्टेंट। तो मैं बेईमानी क्या कर रहा हूँ, 11:09 का जो इंस्टेंट है ना, उसे इस बात को इंस्टेंट मान ले रहा। क्यों? क्या ये इंस्टेंट है या इंटरवल है? सचमुच में तो इंटरवल है, लेकिन इंटरवल इतना छोटा है कि लगभग 0 जा रहा, लगभग 0 जा रहा, तो क्या वो इंस्टेंट जैसा सही हो गया ऑलमोस्ट?
अब बात समझ आ गई या नहीं आ गई कि इंटरवल को इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो कि वो लगभग जीरो हो जाए, और वो लगभग जीरो हो गया तो वो किसके जैसी फीलिंग देगा? इंस्टेंट जैसी, इंस्टेंट जैसी। और उतने टाइम में कंसेंट रेंज भी कैसा, चेंज भी कैसा होगा? छोटा सा या बड़ा सा? छोटा सा। तो क्योंकि इस बेईमानी के करने से क्या हमारी रेट की डेफिनेशन फिर बैठ गई? क्योंकि रेट में हमें क्या लेना था न्यूमरेटर में? चेंज इन कंसेंट्रेशन, और डिनोमिनेटर में क्या लेना था? चेंज इन। और वो हमने चेंज इन टाइम को, टाइम नहीं लेना था, चेंज इन टाइम लेना था। उस चेंज इन टाइम को हमने इतना छोटा कर दिया कि वो हमें ऑलमोस्ट किसकी फील दे रहा है? इंस्टेंट की। तो कहानी समझ आ गई? ये बुक में कुछ नहीं लिखा है सब, ये बुक में कुछ नहीं लिखा, और इसको मैं नहीं भी पढ़ाऊँ तो भी मेरा पेपर होता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता था कि ये क्या बुद्धू बनाए जा रहे हैं जी, ये इंटरवल है, ये इंस्टेंटेन एवरेज है, ये इंस्टेंटेनियस है। तो इसलिए मेरे को जिद लगी कि नहीं, ये निकालना है, खोदना है, क्या कहना चाह रहा है। बोलिए अब आया क्या? हमें क्या करना है, हमें क्या वास्ता रखना है? अगर हमारे किसी क्वेश्चन में वो एवरेज रिएक्शन रेट पूछेगा, तो जब हमें एवरेज लिखना होगा तो हम उसे रिप्रेजेंट करते वक्त डेल्टा लगा देंगे। जब वो हमारे से इंस्टेंटेनियस रेट पूछेगा तो हम उसे रिप्रेजेंट करते वक्त डी लगा देंगे। समझिए क्या? आप थोड़ा सा अभी भी कहो कि जी थोड़ा कंफ्यूज हो गया आपकी इस लाइन से कि जी लगा देंगे डेल्टा, क्या कैसे क्वेश्चन होगा, किस तरह की बात होगी? तो देखिए, बोर्ड में 15-20 साल पहले, शायद 20 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन है यार, ये मेरे इस फंडामेंटल को क्लियर कर देता है या नहीं। क्वेश्चन इतना थका हुआ आया था कि उसने इस तरह से रिएक्शन प्रिंट की थी, और इस तरह से रिएक्शन प्रिंट करने के बाद उसने बोला इस रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट इन टर्म्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दे दो, और इसका एवरेज रिएक्शन रेट इन टर्म्स ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट भी दे दो। क्वेश्चन समझ गए? इस रिएक्शन का तो आपने क्या शुरू किया होगा अगर आप कल के लेक्चर में थे? -1/a dA/dt, हाँ या नहीं? इतना लिखता तो क्या था माइनस साइन के साथ? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, माइनस भी लगा लेता, माइनस मेरे सर्कल में नहीं आ रहा, और अगर उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया तो नाउ इट इज, और मैंने डी लगाया, डेल्टा लगाया, तो इसका मतलब ये क्या है? आगे का किस्सा समझ आ गया होगा। आपसे कोई बोले नहीं मुझे ए की टर्म्स में नहीं बी की टर्म्स में बताओ, तो आप क्या कहोगे? लो बी की टर्म्स में। कोई बोले मुझे तो सी की टर्म्स में चाहिए, कि ये ले भाई सी की टर्म्स में। अब माइनस तो नहीं लगाते ना प्रोडक्ट के साथ, रीजन कल समझ लिया था। और यहाँ बोलिए, जाग रहे हैं फिर तो? मैं सो गया था बीच में 1 मिनट के लिए, चलिए गुड। अब यहाँ क्या? -1/a। अब ज़्यादा सही इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा होगा, एवरेज या इंस्टेंटेनियस? कॉमन सेंस से बताओ। तो अगर आप यहाँ से सपोज कार चला के दिल्ली जाते हो, एवरेज मोस्ट प्रोबेबली ऐसे कुछ आएगा 70 किलोमीटर, 80 से 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर आवर का, नए वाले जो हाईवेज हैं उन्हें बनने के बाद, हाँ या नहीं? लेकिन ये वाला एवरेज लाने के लिए, मान लो 1 मिनट के लिए 70 किलोमीटर पर आवर का एवरेज आया, तो ये वाला एवरेज लाने के लिए पक्का आपकी गाड़ी बीच में 100 क्रॉस भी करी होगी, 110, 120, 130 भी गई होगी, हाँ क्या? तो आप घर वालों से बताते हो कि जी, अब वो पूछे किस स्पीड से गए थे, गाड़ी तेज तो नहीं चलाई? नहीं नहीं, सिर्फ 60 किलोमीटर पर आवर। और जब सिर्फ 60 किलोमीटर पर आवर, तो घर वाले कहेंगे ठीक है। और अगर बीच में मम्मी अचानक फ़ोन कर करके पूछ लेती हैं जब आप जा रहे थे गाड़ी में रास्ते में, कितनी स्पीड से चल रहा है, तो आप झूठ बोले नहीं करते हो, बोलते सच्ची हो। तो आपने स्पीडोमीटर देखा उस वक्त, जिस मोमेंट देखा उस वक्त 130, दूसरी बार कभी फ़ोन आया उस वक्त देखा जब स्पीड, उस वक्त बहुत भारी जाम से मेरी रेंग रही थी गाड़ी जी 5। तो असलियत पकड़ में आने का चांस कब हुआ? मानोगे या नहीं? तो चैप्टर में शुरू के 3 या 4 पेज तक तो वो डेल्टाज लगाएगा, यानी बातें किसकी करेगा। उसके बाद बाकी पूरे के पूरे चैप्टर वो, कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर सिर्फ रिएक्शन रेट लिखा आया तो आप कौन सा एज्यूम करके काम कर लोगे? ज़्यादा बढ़िया कौन रहा हमारी कहानी के बाद? तो मैंने बोल भी दिया ना, शुरू के 2-3 पेज तो ये है और बाकी पूरे चैप्टर ये है, तो इसका मतलब वो ज़्यादा रिलाई किस पे कर रहा है। तो इसलिए मैं मैक्सिमम टाइम्स अगर वो मेरे को एवरेज वर्ड नहीं देगा तो मैं किसके हिसाब से काम करूँगा? इंस्टेंटेनियस के हिसाब से। ठीक है क्या?
ये हम दो प्लॉट बना रहे हैं, ठीक, एक सही लग रहे हैं फिलहाल तो, बोलो। अब ये प्लॉट फिर से हमारे बोर्ड के पेपर में तो कभी नहीं आए। यहाँ मैंने लिया कंसंट्रेशन और यहाँ मैंने लिया टाइम, दोनों प्लॉट के लिए सेम बात है, और मेरा प्लॉट आया ऐसा। प्लॉट बनाने के नाम हम फेल हो जाते हैं, समझे क्या। और दूसरी बार मेरा प्लॉट आया ऐसा, ये तो बन गया। तो अब इन दोनों प्लॉट्स के बारे में को देख के आप कुछ कमेंट कर सकते हो क्या कि ये किसका प्लॉट हो सकता है और ये किसका प्लॉट हो सकता है। बिल्कुल सही, दिस इज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या नहीं। और इस वाले वाई एक्सिस पे क्या लिख सकता हूँ, जिन्हें नहीं आया वो बताओ कि किस बेसिस पे जजमेंट लिया गया। बिल्कुल आसान, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, इसका मतलब ये कौन है, रिएक्टेंट, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ही कम हो रही होगी टाइम बीतने के साथ। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब ये, बोलो, प्रोडक्ट का ही होगा या नहीं होगा, मान गए। अब इसमें मैं पढ़ाता हूँ तो बढ़िया वाली खिचड़ी बनती है, तो इसलिए हम कोशिश करके इधर किस्सा चला रहे हैं, और इधर किस्सा चलाते वक्त ठाकुर साहब इधर के किस्से में क्या कहानी करते हैं कि मान लीजिए ये तो है, ये तो जीरो टाइम रहा होगा, सपोज कर लेते हैं यहाँ तक आते आते हो गए 10 मिनट, ये वाला टाइम है 10 मिनट, और ये वाला टाइम है सपोज कर लेते हैं 20 मिनट। विजिबल है ना सबको। अब वो कहता है व्हाट वाज द एवरेज रेट फ्रॉम 10th मिनट टू 20th मिनट, तो इंटरवल की बात कर रहा है क्या। तो फ्रॉम 10th मिनट टू 20th मिनट, तो आप क्या ऐसा बोल करोगे, डेल्टा, मान लीजिए प्रोडक्ट का नाम पी है, पी, रिएक्टेंट का नाम कैपिटल आर और प्रोडक्ट का नाम पी, तो वो हमारे से पूछता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। आप कहोगे बड़ा आसान है, डेल्टा टी तो 20 माइनस 10 फाइनल माइनस इनिशियल, 20 मिनट माइनस 10 मिनट। लेकिन 20 मिनट पे क्या कंसंट्रेशन थी वो चाहिएगी या नहीं, तो 20 मिनट की कंसंट्रेशन ये होगी या नहीं होगी। तो ये आपकी 20 मिनट की कंसंट्रेशन आएगी, और ये जो कंसंट्रेशन आई, मान लो ये लाइनें सीधी हैं, इसको मैं C2 बोलूँ, C2, और आपको C2 का नाम दूँ, मान लेते हैं, चलिए C2 का नाम ऐसे ही मन खुश करने को 18। अब कोई पूछे 10वें मिनट पे क्या कंसंट्रेशन थी, तो ऐसे ही तो पता चलेगा, C से परपेंडिकुलर डालेंगे, और C से परपेंडिकुलर डाला तो ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है, चलो छोड़ो ऐसे ही करते हैं। ये आपकी, और ये आपकी, ये कौन हो गई, C1 मान लेते हैं, कितनी थी 8, तो दिक्कत करेगी आपको, चलिए हम ऐसे ही मान लेते हैं ये थी 7। तो यहाँ क्या रखोगे सर, 18 माइनस 7 एंड इट विल कम आउट टू बी 11 अपॉन 10, यानी 1.1 मोल पर लीटर पर मिनट। हाँ क्या, ऐसे यहाँ मैं बना नहीं रहा हूँ, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, उनसे परपेंडिकुलर्स डालो, फिर उससे क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन यहाँ देखो 10 वाली जो आएगी और 20 वाली जो कंसंट्रेशन आएगी, 20 वाली कम आएगी ना, तो इस वजह से जब आप ये डिफरेंस निकालोगे यहाँ नेगेटिव आ रहा होगा। लेकिन आप यहाँ पहले ही क्या करोगे, ऐसा कुछ लेके चलोगे या नहीं चलोगे, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट फाइनली, ये बात समझ गए या बना के दिखाऊं। जो लोग नहीं बोल रहे उनसे पूछ रहा हूँ, सर नहीं आया तो बोल दो बिना हेजिटेशन। अब कोई बोले नहीं भाई, बोला क्या कोई कहता नहीं भाई हमें ये सब कहानियाँ नहीं पसंद आ रही, हमें तो ये बताओ जब ये वाला टाइम था, हमने पूछा ये कौन सा टाइम है, तो बोला जब ये 15 मिनट थे, उस वक्त रिएक्शन की स्पीड क्या थी, बस 15 मिनट में रिएक्शन की स्पीड क्या थी। तो क्या करूं मैं, हाँ वो इंस्टेंटेनियस तो मांग रहा है, अब मैं क्या करूं, कैसे निकालूं, क्योंकि मुझे 2 कंसंट्रेशन चाहिए, रेट निकालना हो तो हर हाल में 2 ही
टाइम चाहिए, क्योंकि रेट इज चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन। तो मैंने फिलहाल तो कमज़ोर बुद्धि के साथ ये सोचा कि यहाँ से ये परपेंडिकुलर खींचो और फिर यहाँ से भी परपेंडिकुलर खींचो, और ये जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए वैल्यू है कितनी, मानो 7 और 18 के बीच में, ऐसे मान लो एक रैंडम बार है, और ये हमारा कितना 15। तो हमारा इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो गया, बोलो, डी पी बाई डी टी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस है इसलिए मैंने बेईमानी करके डी लगा दी डेल्टा की जगह, इज इक्वल टू 12 अपॉन 15, या नहीं, कंसंट्रेशन टाइम, जल्दी बोलो हाँ या नहीं। अब यस सर वाले सर क्या समझ रहे हो सर, पूरी कहानी कि हमें हर हाल में चेंज इन कंसंट्रेशन चाहिए, तो ये चेंज है या एक सिंगल कंसंट्रेशन है। तो मुझे इस 12 से थोड़ा बाद वाली कंसंट्रेशन, इस 12 से थोड़ा पहले वाली कंसंट्रेशन लूँ तो इंटरवल बना सकूंगा। इस 15 से थोड़ा पहले वाला टाइम और इससे 15 के थोड़ा बाद वाला टाइम लूँ, फिर तो कंसंट्रेशन चेंज इन टाइम बना सकूंगा। तो 15 से पहले वाला टाइम क्या लूँ कि जी 14.999999 जितने ज़्यादा 9 लगा लो अच्छा है, और 15 से आगे वाला कितना ले लो 15.00000, जितने ज़्यादा जीरो लगा लो, आखिर में बंद कर देना। तो इंटरवल कैसा होगा, बहुत डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो जैसा 15 मिनट जैसा सही फील मारने आ जाएगा या नहीं, कि ये तो 15 मिनट की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे मैं वो 15.0000001 सचमुच में प्रैक्टिकली ढूंढ सकता हूँ क्या, ग्राफ पेपर पे अगर आप काम कर रहे हो सोचो। तो अब मेरी टेक्निकल प्रॉब्लम समझ आ गई क्या है, कॉपी कर लिया जिसे करना था। लो सर, हाँ जी बोलिए। ये हमारा मान लीजिए क्या है 15th मिनट। तो हम ये इमेजिनेशन लेके चल रहे थे कि हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर मारेंगे, और एक सेकेंड रुको जी, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर मारेंगे। महाराज चल जाओ, क्या हो गया आपको, होल्ड करो जी एक सेकेंड, कुछ विंडोज़ अपडेट हो रही होगी इसके बैकग्राउंड में। तो यहाँ से परपेंडिकुलर मारेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर मारेंगे, जो मैंने ऊपर वाले प्लॉट में मारा भी था रेनबो कलर से। ये कितनी आई थी हमारी ऊपर की स्टोरी में, 12, बोलो, मान लो लाइन स्ट्रेट है बिल्कुल। तो वो तो लेकिन रेट का काम नहीं कर रही थी, वो बिकॉज दैट वाज पर्टिकुलर कंसंट्रेशन एंड दैट इज पर्टिकुलर टाइम। तो हमने बोला हमें थोड़ा सा इधर का और थोड़ा सा इधर का चाहिए, क्या थोड़ा इससे इधर का और थोड़ा इधर से इधर का। तो थोड़ा इधर से आगे वाले का प्लॉट करूँगा तो ऐसे कुछ पॉइंट आ जाएगा, थोड़ा पीछे करूँगा तो यहाँ का पॉइंट आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ डालूंगा, फिर यहाँ से यहाँ डालूंगा, क्या ये दो कंसंट्रेशन में चेंज हो जाएगा, एक 12 से थोड़ी ज़्यादा होगी और एक 12 से थोड़ी, और ऐसे ही 15 से थोड़ा छोटा टाइम होगा और 15 से थोड़ा बड़ा टाइम होगा। यही तो चाह रहे थे बेसिकली हम, ये वाला एपिसोड दिमाग में लगाओ, ये वाला। लेकिन हम प्रैक्टिकली वो कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम इस प्लॉट पे 15.00001 को ट्रेस आउट नहीं कर पाएंगे ग्राफ पेपर पे काम करते वक्त। तो जैसे खुशी जी ने बहुत ही बढ़िया बात बोली, क्या सोचा साइंटिस्ट लोगों ने, उन्होंने सोचा कि एक नई कलाकारी क्या करो इस पॉइंट पे, क्योंकि उन्हें फिजिक्स मैथ्स का फंडा आता था, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे 15th मिनट के कॉरेस्पॉन्डिंग, और इस पॉइंट स्लोप, पॉइंट का स्लोप निकाल लो। तो स्लोप मैं ऐसे निकाल लूँ क्या, कहीं भी लाइन पे डॉट रखूँ, परपेंडिकुलर मारूँ, परपेंडिकुलर मारूँ, ये मान लूँ 1 मिनट के लिए मुझे मिला T1 और ये मुझे मिला C1। अब इस लाइन पे कहीं भी एक जगह फिर से पेन रख लूँ जहाँ आपका मन करे, ये कौन T2, और यहाँ से परपेंडिकुलर मारूँ, ये कौन C2। तो क्या यहाँ से स्लोप ऐसे आएगा C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, जिन्हें मैथ्स आती हो। किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, y1 y2 x1 x2। तो अब ये बताओ सर, एक दूसरा स्टूडेंट आके कहे कि जी आपने जो इस लाइन का स्लोप निकाला है, आपने तो ये वाला पॉइंट x1 और x2 लेके निकाला, मैं तो ना यहाँ दूसरी जगह से लूँगा, मैं यहाँ वाले को x1 मानूंगा
और यहाँ वाले को x2 मानूंगा, तो इसे मैं y1 मानूंगा और इसे मैं y2 मानूंगा। तो क्या इस बंदे के स्लोप सेम आएंगे, अलग अलग आएंगे, रेड वाले के और ब्लैक वाले के? मानते हो ना? तो मेरी वो बात गहराई से समझ जाओ। 15.00001 और इधर 14.999999 के हिसाब से मैं निकालूं स्लोप, या मैं यहाँ इतना बड़ा ले लूँ t2 और यहाँ इतना बड़ा ले लूँ t1, उसके हिसाब से निकालूं स्लोप, सेम आएगा या नहीं? लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है, इस t2 के कॉरस्पॉन्डिंग में प्लॉट पे नहीं रुका। अगर मैं यहाँ प्लॉट पे रुक जाता जहाँ इस वक्त मेरा कर्सर है और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता, ऐसे इस t1 से अगर मैं जाता स्ट्रेट लाइन तक ना जाता, इस प्लॉट पे रुक जाता, इस वाले प्लॉट पे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेता, वो तो क्या बन जाता, एवरेज फ्रॉम द इंटरवल ऑफ t1 टू t2। लेकिन मैं स्लोप किसका ले रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन का ले रहा हूँ, हाँ या नहीं? तो स्ट्रेट वाली लाइन का, स्ट्रेट वाली लाइन, और स्ट्रेट लाइन कैसी है, जिस इंस्टेंट टाइम पे रेट मांगा गया उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्लॉट पे जो पॉइंट है उस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। अगर कोई पूछे 10वें मिनट पे बता दो, तो 10वें मिनट पे क्या करूंगा, यहाँ टेन लूंगा, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर इमेजिन करूंगा, ये एक नया पॉइंट मिल जाएगा या नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग टू 10th मिनट, बोलो भाई। और फिर इस 10th मिनट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और फिर उसका स्लोप निकालूंगा, तो उसका स्लोप, इस ब्लू वाले का स्लोप और इस रेड वाले का स्लोप सेम आएगा क्या? यहाँ पे टेंजेंट है, फिर ये वाला एक दूसरा पॉइंट है, इसकी टेंजेंट है, इन दोनों का स्लोप सेम आएंगे क्या? आम आदमी को दिख रहा। तो हर मोमेंट इंस्टेंटेनियस रेट, हर मोमेंट इंस्टेंटेनियस रेट चेंज होता जा रहा है या नहीं? क्योंकि 10वें मिनट वाले का स्लोप कुछ और आएगा, 15वें मिनट वाले का स्लोप कुछ और आएगा। तो इंस्टेंटेनियस रेट हर मोमेंट चेंज होता आ रहा है। लेकिन जब आप इस स्ट्रेट लाइन पे स्लोप निकाल रहे हो, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स पे पकड़ के निकालो, वो सेम ही आएगा। एग्रीड? तो जेई वाले ने तो इसके ऊपर क्वेश्चन डिज़ाइन करके डाला है कहीं काफ़ी टाइम पहले इस लॉजिक के ऊपर। बाकी हमारे बोर्ड में जो मैंने आपको इतनी देर लॉजिक समझाया, इसके ऊपर आज तक बोर्ड वालों ने कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, कोई न्यूमेरिकल इसके ऊपर मेरी बुक में नहीं है। ठीक है, तो अब हमारा असली चैप्टर फॉर्म में आता है। हमारी अगर बैकग्राउंड स्ट्रांग हो गई हो तो हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस वर्ड्स को इमेजिन कर सकते हो। तो अब हमारी बुक वाले ने एक बिल्कुल थका हुआ सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल को पढ़ना जरूरी है क्योंकि इसमें भारी कन्फ्यूजन होते हैं हम लोगों को। पढ़ना जल्दी से, क्या कह रहा है, फ्रॉम द कंसंट्रेशंस ऑफ C4H9Cl, रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है, एट डिफरेंट टाइम्स गिवन बिलो, टाइम 0 सेकंड पे इतनी थी, इसकी कंसंट्रेशन 50 पे इतनी थी, 100 पे इतनी थी, क्या टाइम बढ़ता जा रहा है और कंसंट्रेशन कम होती जा रही है? हाँ, ऐसा होना भी चाहिए था क्योंकि C4H9Cl क्या है, रिएक्टेंट है। अब उसने क्या कह दिया, कैलकुलेट द एवरेज रेट। तो क्या मैं ऐसे लिखूँ, माइनस डेल्टा C4H9Cl अपॉन डेल्टा टी। अब इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या आ गई, एक स्टूडेंट कहता है मैं एवरेज रेट निकालूंगा 50 माइनस 0। क्यों? वो इंटरवल कौन सा ले रहा बोलो, 50 और 0 वाला। तो ऊपर क्या रखेगा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू, करता रहेगा ऐसे काम या नहीं? अब कोई बोले जी मैं तो 100 लूंगा यहाँ, तो फिर वही दिस माइनस दिस करेगा या नहीं? 100 के कॉरस्पॉन्डिंग ये कंसंट्रेशन और 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ये। तीसरा बोले नहीं मैं तो 150 माइनस 0 करूँगा, कितने केस बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 केस बन जाएंगे क्या? बोलो भाई। तो आ तो रहा हूँ मैं, अभी 8 हो गए क्या? तो एक नए साहब प्रकट हुए जैसे अजय राणा जी हो गए कि जी 100 माइनस 50 वाला ले लो, फिर एक आएगा 150 माइनस 50 वाला ले लो, एक 250 वाला ले लो, तो 8 हो चुके थे, 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। अब अगला मुझे बोलने की जरूरत है, सब समझ गए। तो कितने केस बन जाएंगे, कितने केस बन जाएंगे? तो प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ेगी मैथ्स वालों की। मैं प्रोबेबिलिटी नहीं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आता ना, तो शायद तो हम तो फंस गए कि हम यही क्वेश्चन करते रहे और ये 15-20 एवरेज रेट निकालते रहे। 15-20 तो हो ही जाएंगे कम से कम। तो क्या करें, 3 मार्क्स का क्वेश्चन मान लो आया, तो क्या करो, जो इंटरवल आपको पसंद आया 6 निकाल दो अपने दिमाग में, मानते हुए कि वो आधे मार्क्स का एक इंटरवल रख लेगा। 2 मार्क्स का आया तो कोई भी 4 इंटरवल का निकाल लो। और खुशी की बात यह है कि ये पेपर में क्वेश्चन आज तक भी कभी आया ही नहीं है। अब इस बेचारे ने कितने निकाल के दिखाए, ठीक है। और हमने तो सीख लिया कि 15-20 कितने भी निकाल सकते हैं, तो काफ़ी सारे।
फिर ये इसने इसका प्लॉट बना के स्लोप देखो इंस्टेंटेनियस रेट के लिए किसने पूछ दिया 600 सेकंड पे, बताओ क्या है 600 सेकंड, तो ये 600 सेकंड है। यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो ये पॉइंट मिला होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया और फिर उस टेंजेंट को ऐसे इमेजिन कर लो ना, टेंजेंट ऐसे जा रही है तो एक पॉइंट उस टेंजेंट पे पकड़ के T1, उसी टेंजेंट पे दूसरा पॉइंट पकड़ के T2, तो 100, और इससे यहाँ परपेंडिकुलर डाल के C1 और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के C2 माइनस C1 अपॉन T2, क्योंकि ये रिएक्टेंट का है तो इसलिए माइनस साइन लगाया होगा, जिससे ओवरऑल रिजल्ट आ गया सर अच्छे से या नहीं आ गया। अब ये जो रिएक्शन लिखी हुई है देख रहे हो डरावनी सी, इसके रेट लिखे हुए हैं। मैं अगर मैं आपसे पूछूं क्या मैं आज चाहूँ तो एवरेज वर्ड लगा सकता हूँ या नहीं सही मायने में, क्योंकि यहाँ क्या लिखे हैं डेल्टाज, और देखो सारे कोफिशिएंट्स रेसिप्रोकल हो गए या नहीं। तो बस इस 4.2 न्यूमेरिकल तक या हद से हद मान लो इस इंटेक्स क्वेश्चन 4.2 तक तो वो डेल्टाज लगाएगा, और यहाँ के बाद अधिकतर जब भी कभी रेट आएगा वो कौन सा लगा रहा होगा, डी। अब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन हमारा अगला मुद्दा है, अगली हेडिंग है। तो आप अपनी कॉपी पे हेडिंग बनाना है फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। तो मैं एक दो बातें बुक से बाहर की भी बोल रहा हूँ जो मेरी बुक वाले ने नहीं लिखे, लेकिन बोर्ड वगैरह में इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं सबसे पहला पॉइंट जो बोला करता हूँ, मेरी बुक वाला नहीं लिख रहा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स का क्या मतलब, बोलो। अगर मैं ऐसे बोलूँ CO प्लस हाफ O2 गिव CO2, बैलेंस रिएक्शन है, और मैं बोलूँ NO प्लस हाफ O2 NO2, मान लो ये दोनों रिएक्शन हुआ करती हैं, मुझे नहीं पता इनमें से कौन सी फास्ट है कौन सी स्लो है, मैं एट रैंडम ऐसे लिख रहा हूँ मान लो। तो क्या दोनों एक जैसी रिएक्शन है, बिल्कुल हाँ ऐसी लग रही है कि जैसे बस इतना फर्क है, एक में मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड जैसा फील हो रहा है, दूसरे में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसा बनता फील हो रहा है। लेकिन फिर भी ये कोई मान लो से 1 मिनट के लिए स्लो है और ये वाला बोले फास्ट है, तो भाई क्यों है। तो हम यही बात कह सकते हैं ना कि C और O2 की मर्जी, NO और O2 की मर्जी। अगर मान लो, मुझे नहीं सच में पता कौन सी फास्ट है, लेकिन मान लो अगर सेकंड वाली फास्ट है तो हम कहेंगे NO की O2 से रिएक्टिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू CO से O2 की रिएक्टिविटी। और अगर रिवर्स हो तो क्या कहना पड़ेगा, तो हमारे से वो ये नहीं पूछेगा इनमें से कौन सी फास्ट है कौन सी स्लो है, वो बता देगा जी ये वाली फास्ट है वाली स्लो है, बताओ क्यों। तो जिसमें फास्ट है हम कह देंगे इन रिएक्टेंट्स में आपस में रिएक्टिविटी ज़्यादा है, जिसमें स्लो है उसमें कह देंगे इसमें रिएक्टिविटी कम है। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स पे भी बात डिपेंड करेगी क्या। अगर मैं आपसे ऐसे कहानी कभी ना कभी मैंने सुनाई होगी कि एक बाउल में सॉलिड NaCl और सॉलिड AgNO3 एक एक चम्मच डालो और फिर एक चम्मच से इनको मिक्स करते रहो, तो फॉरन रिएक्शन करके AgCl प्लस NaNO3 बन जाएगा या नहीं। 10th क्लास याद करो, NaCl रिएक्ट्स विद AgNO3। तो इस बाउल में अगर आप सारी ज़िंदगी भी चम्मच हिलाते रहो तो ये नहीं बनेंगे, लेकिन जैसे इस बाउल में आप 1-2 चम्मच पानी डाल दोगे फॉरन AgCl बन जाएगा। तो इसका मतलब सॉलिड स्टेट में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करने में दिक्कत या खुशी, दिक्कत या आराम महसूस करते हैं। तो आपका सॉलिड फ्यूल यानी कोयला, आपका लिक्विड फ्यूल यानी केरोसिन ऑयल, और आपका गैसियस फ्यूल यानी LPG, कौन सबसे बढ़िया जल्दी जलता है। तो इन जनरल मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि अगर मेरे रिएक्टेंट्स गैसियस स्टेट में है तो रिएक्शन फास्टेस्ट होंगी, लिक्विड में है तो स्लो, और सॉलिड में है तो और भी स्लो, क्योंकि रिएक्शन होने के लिए कोलिजन्स का होना, कॉमन सेंस लगाओ सर, रिएक्टेंट्स आपस में टकराते होंगे तभी तो प्रोडक्ट बनने का चांस होगा, और कोलिजन के चांसेस कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा है। तीसरा फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से एक्सोथर्मिक रिएक्शंस फास्ट होती होंगी या एंडो, क्योंकि एंडो को एनर्जी की जरूरत है और एक्सो तो एनर्जी छोड़ रही है।
मान गए? रेट ऑफ रिएक्शन increases with increase in temperature both for क्या exo as well as endo reactions। ये तो आप अभी बोल कुछ और रहे थे, लिख कुछ और रहे हो। for every 10 degree rise in temperature, reaction rate almost doubles। अगर रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दें तो उसका रेट लगभग, बोल दो, पढ़ना तो आ रहा होगा, डबल हो जाता। तो हमें तो ये सब कुछ भी समझ नहीं आया, ये हो गया अचानक। तो ये पूरा का पूरा एक लगभग 1 से लेके 2 लेक्चर का आर्टिकल है इस चैप्टर का, जो हम पढ़ेंगे 2 या 3 दिन बाद जब भी इसका टर्न आ रहा होगा। लेकिन फिलहाल इतना तो ये कह रहा है कि चाहे एक्सो रिएक्शन हो चाहे एंडो रिएक्शन हो, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ना ही है। तो आप लोग जो बोले थे, जो कुछ लोग बोले थे कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए, बात सही थी। लेकिन वो जो सीन सिनेरियो हमें याद आ रहा है, हमने बॉक्स बना के वो लिखा हुआ भी है, लेकिन वो आप जो सब बोल रहे हो वो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल बोल रहे हो। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये याद आया कुछ? और ली चैटलियर प्रिंसिपल कब काम करता है? इक्विलिब्रियम आने के बाद या इक्विलिब्रियम आने से पहले? इक्विलिब्रियम आने के बाद। तो हम अभी इक्विलिब्रियम पे नहीं आए, हम अभी रिएक्शन शुरू करा रहे हैं। तो अगर आप ये पकड़ो, आप कोयला जला रहे हो, कोयला जलाना एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक? भाई फ्यूल है ना, कोई भी फ्यूल एक्सोथर्मिक होता है तभी तो वो फ्यूल है। किसी भी फ्यूल का कंबस्शन एक्सोथर्मिक होता है तभी तो वो फ्यूल है, कि हम उसे जलाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। अब मैं एक बार तो कोयला जला रहा हूँ सर्दियों में, जब मेरे घर के बाहर मेरी किचन जो ओवर लगाना लगा लो टेम्परेचर 10 डिग्री है, और एक बार मैं वही ब्रांड का कोयला गर्मियों में जला रहा हूँ जब मेरी किचन में टेम्परेचर 40 डिग्री हुआ है। कहाँ वो कोयला जल्दी जलना शुरू हो जाएगा? तो मैं ये नहीं कहूँगा क्या, मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ रिएक्शन फास्ट है। तो हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन फास्ट हुई या नहीं हुई? क्योंकि जब मैं शुरू में कोयला जलाना शुरू करता हूँ, तो उस वक्त मुझे इसको आग हीट देनी होती है, उसे इग्निशन टेम्परेचर पे लाना होता है। तो पहले ही 40 पे है तो थोड़ी हीट देने से जलना शुरू हो जाएगा, और 10 पे है तो ज़्यादा हीट दूंगा तब जाके जलना शुरू होगा। तो रिएक्शन तो दोनों बार एक्सोथर्मिक होगी। ओवरऑल तो कोयला जलने के बाद एनर्जी देगा ही, जितनी मैंने उसे जलाने के लिए एनर्जी दी होगी उससे ज़्यादा देगा, तभी तो मैं उसे फ्यूल कह रहा हूँ। लेकिन फास्ट कहाँ हुई? 40 पे। तो इसका मतलब विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ही होगा। क्यों? कॉमन सेंस से दूसरा फंडा लगा लो, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, और जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो कोलिजन ज़्यादा होंगे, और कोलिजन ज़्यादा होंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा जल्दी जल्दी बनेंगे या नहीं? अब तो अच्छा वाला करंट आ गया होगा बात में, या नहीं? अब वो सबसे ज़्यादा टाइम जो हमारा बुक वाला लगाता है फैक्टर्स बढ़ाते वक्त, वो इस फैक्टर पे लगाता है, और वो सबसे पहले यही बढ़ाता है जिसे मैंने सबसे बाद में पकड़ा। तो मैंने आपसे बोला इस पर मैं दोबारा आऊँगा। एक और छूट गया सर, 1 मिनट, इसको फोर्थ वाले को रब कर देते हैं, पहले उसे निपटाते हैं, वो भी मेरी बुक में नहीं दिया हुआ। तो उस फोर्थ फैक्टर को आप लिख सकते हो क्या? सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। और ये स्पेशली काम करेगा अगर आपका रिएक्टेंट सॉलिड है, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अगर मेरे पास लॉग ऑफ वुड है, लॉग ऑफ वुड समझते हो? मैथ्स वाला लॉग नहीं है ये, बड़ा सा पेड़ का तना, तो इसको इंग्लिश वाले क्या कह रहे हैं? लॉग ऑफ वुड। और दूसरी बार मेरे पास वुडन शेविंग्स हैं। वुडन शेविंग्स मतलब सबने देखा होगा, वो बड़ई के हाथ में एक औजार सा होता है, और वो लकड़ी को उससे घिसता रहता है, घिस घिस के लकड़ी कैसे ऐसे टुकड़े बन के गिनते रहते हैं रोल शेप में। तो उसको क्या कहते हैं हिंदी में? मुझे नहीं पता, आपके यहाँ कहते हैं, हमारे यहाँ तो लकड़ी का छीलन कहते हैं। लकड़ी को छील रहे हैं ना, इंग्लिश वाले उसे क्या कह रहे हैं? तो अगर मैं एक माचिस की तीली इस लॉग ऑफ वुड को दिखाता हूँ और एक माचिस की तीली इस वुडन शेविंग्स को दिखाता हूँ, कौन जल्दी से एकदम से जलनी शुरू हो जाएंगी? तो इसका मतलब रिएक्शन फास्ट किसमें है? क्यों?
कम है या ज़्यादा है? अब यहाँ कंफ्यूज हो सकता है जी, मैंने एक वुडन शेविंग उठाई, उसको मान लीजिए खोल के उसको लंबा किया, वो तो इतना सा सरफेस एरिया, इसका तो छोटा सा है, इसका तो इतना ज़्यादा सरफेस एरिया है। ऐसे इमेजिनेशन नहीं लेना, इमेजिनेशन से लेना कि ये पूरा लॉग ऑफ वुड है, मान लो 10 किलो का, और इस पूरे को छील दिया आपने, पूरे को छील के इसका पूरे का वुडन शेविंग बना दिया, तो 10 किलो ऑफ लॉग ऑफ वुड का सरफेस एरिया ज़्यादा है, 10 किलो वुडन शेविंग्स का सरफेस एरिया ज़्यादा। अब बात पकड़ में आ गई। 10 किलो वुडन शेविंग के सरफेस पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा टकरा रहे होंगे एज कम्पेयर टू 10 किलो के लॉग ऑफ वुड पे। तो मैं सॉलिड के लिए ये बात भी लिख सकता हूँ क्या, फाइनली, यानी जितना बारीक बारीक, डिवाइडेड इज द सब्सटेंस, फाइनली डिवाइडेड इज द सब्सटेंस। कौन फाइनली डिवाइडेड है, लॉग ऑफ वुड या वुडन शेविंग्स? ग्रेटर इज द, और यहीं मैं लिख दूं फास्टर इज द रिएक्शन। बोलो, ये कुछ आज से मेरा ख्याल 10-12 साल पहले हमारे जो CBSE NCERT 2-3 सैंपल पेपर इशू करके रखता था बोर्ड एग्जाम के नाम पे, अभी भी करता है, अब एक ही करता है पिछले 2-3 सालों से। तो जब 3 सैंपल पेपर इशू करके रखता था ना, तो उसमें ये क्वेश्चन था, सालों पढ़ा रहा उसमें रिपीटेडली वही चैप्टर, कि लॉग वुडन शेविंग्स बर्न्स एट या अंडरगो कंबशन एट फास्टर रेट एज कम्पेयर टू लॉग ऑफ वुड, वाई? तो हमारा क्या जवाब था, because it is finely divided, it has larger surface area, therefore faster is the reaction। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे हमें बहुत सारे दिन लगाने हैं, डेट इज अगर मैं गैस का प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो मैं ये भी कह सकता हूँ क्या मैं गैस की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ? ये बात समझ आती हो तो बोलो, मुझे नहीं आती थी जब मैं 12th में था। बोलो सर जल्दी से, ये बात समझ में आती है या नहीं आती है? आती है सबको? तो सर सब होशियार हो, सब होशियार हो, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ मुझे नहीं आती थी, इसलिए मेरा मन कर रहा है समझा ही दूँ। बहुत सारे लोग चुप बैठे हैं। ये इक्वेशन किस पे काम करती थी, सॉलिड्स पे या लिक्विड्स पे? आइडियल गैस पे करती थी। तो क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ? ये इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ी हुई बात है वैसे तो, जब केपी और केसी का खेल खेलते थे। ये कौन है न्यूमरेटर में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, और वी कौन है? तो क्या ये इनडायरेक्टली, अगर गैस का नाम ची है तो ये गैस की कंसंट्रेशन हो गई मोल्स पर लीटर। आर और टी कांस्टेंट है क्या? तो मैं नहीं कह सकता क्या कि कंसंट्रेशन ऑफ गैस प्रोपोर्शनल टू प्रेशर? कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल टू प्रेशर नहीं हुई। अगर मैं गैस, इस ये बंद वेसल है, चलो नहीं आ रहा, इस वेसल का वॉल्यूम 10 लीटर है, मैं इसमें 5 मोल गैस डालूँ तो कंसंट्रेशन 5/10, फिर मैं इसमें 15 मोल्स डाल दूँ तो कंसंट्रेशन टोटल 15 मोल 15/10। नहीं आ रहा क्या? पहले 5 मोल थे तो कंसंट्रेशन क्या हुई, 5 मोल अपॉन 10, 5/10। अब मैंने इसमें टोटल मोल इसमें मैंने 15 कर दिया तो कंसंट्रेशन क्या हो गई, 1.5। तो जब मैंने इसमें 5 मोल से 15 मोल किए, 15 मोल जब गैस इसमें आ गई तो अंदर प्रेशर नहीं बढ़ गया होगा? कॉमन सेंस लगाओ। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन और प्रेशर प्रोपोर्शनल हुए या नहीं? एक बंदा बोले जी मैं तो इसमें 5 मोल रहने दूंगा, लेकिन मैं इसका वॉल्यूम घटा के 10 मोल लीटर से 5 लीटर कर दूंगा। कितनी होगी कंसंट्रेशन? 5/5 यानी 1। पहले कितनी थी? 5/10 यानी 0.5। तो कंसंट्रेशन 0.5 से 0.1 हो गई क्या? सॉरी 1 हो गई क्या? तो अब जब ये वेसल छोटा कर दिया होगा, 10 लीटर से 5 लीटर कर दिया होगा, तो क्या अंदर प्रेशर नहीं बढ़ गया होगा? तो पहले अगर प्रेशर P1 था, बाद वाला प्रेशर अगर P2 था, तो P2 ज़्यादा होगा नहीं, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ी तो प्रेशर भी बढ़ गया नहीं? नहीं आया तो बोलिए सर जल्दी से, कुछ आवाज़ ढीली सी आ रही है, जिन्हें नहीं आ रहा बोल दो सर, ये 4-5 लोग ही बोल रहे हैं। हेनरीज लॉ मैडम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स के लिए है, यहाँ कोई लिक्विड का किस्सा ही नहीं है, ठीक है? हेनरीज लॉ इज फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स, कि लिक्विड के ऊपर गैस का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा वो गैस लिक्विड में उतनी ज़्यादा डिजॉल्व होगी। क्लियर डाउट? तो क्या कंसंट्रेशन और प्रेशर इक्विवेलेंट है गैस के केस में? तो इन जनरल हम क्या कहें, अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाते होंगे तो रेट बढ़ता होगा क्या? बोलो।
तो आप क्या लिखना है, जल्दी से लिख रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन, फिर यहीं रोकना है बस, कल करेंगे कंटिन्यूस बात को अच्छे से। रेट ऑफ रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर may depend on concentration of one or more reactants. ठीक है।